महाराष्ट्र। वन शॉट तो मैंने पूरा का पूरा कवर कराया है केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ थोड़ा आपको ज्यादा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वन शॉट ऑफ केमिस्ट्री मिलेगा क्लास 11th और 12th का भी। अब वो होने के बाद मैं शुरू कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज विच इज द PYQ सीरीज। यहाँ पे मैंने सारे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के मैं कवर कराने वाली हूँ। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू सॉलिड स्टेट के 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ और ऐसे ही PYQ सीरीज हम कंप्लीट करेंगे फॉर ऑल द 16 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज चैप्टर 1 से चैप्टर 16। जैसे वन शॉट कराया वैसे अब मैं कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो सॉलिड स्टेट पे तो हमको पूरा का पूरा पेपर करना है। अब इसमें सबसे पहला सवाल आता है MCQs। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उसको क्या बोलते हैं। तो बस अगर आयंस होंगे तो आयोनिक सॉलिड, मेटल होगा तो मेटालिक सॉलिड, फिर मॉलिक्यूल्स होगा तो कौन सा सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आया। सो जो मॉलिक्यूल्स से बना हो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसमें आयन हो आयोनिक सॉलिड, एटम्स हो कोवैलेंट सॉलिड, मेटल्स हो मेटालिक सॉलिड, और अगर मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन 4 ब्रावेज लैटिसेस। किसके पास 4 लैटिसेस होते हैं। तो बॉस जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसके पास 4 ब्रावेज लैटिसेस होते हैं। नेक्स्ट, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय। बॉस टेट्राहेड्रल का मतलब है विच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स, और ऑक्टा का मतलब है विच इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे मैम ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, फिर आपने 6 क्यों बोला। तो बॉस ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, लेकिन 6 स्फीयर्स से ये घिरा हुआ है। लेकिन इसको ऑक्टाहेड्रल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज 8 फेसेस। रावण के कैसे ऐसे बहुत सारे शक्ल होते हैं वैसे इसके 8 फेसेस होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लेकिन इसमें पार्टिकल सिर्फ 6 होते हैं। सो 6 स्फीयर्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। उन्होंने हमको बोला ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं तो 6 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of amorphous solid? बॉस amorphous का मतलब है जब कोई भी पार्टिकल कहीं भी जाके बैठा हो। अब आगे मैं जब ये डिफरेंस कराऊंगी क्रिस्टलाइन और amorphous का तब तुमको समझेगा। सो amorphous solid मतलब पार्टिकल की फिक्स जगह नहीं है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जाके बैठा है। तो बॉस तार इज एन एग्जाम्पल ऑफ amorphous solid। तार इज एन एग्जाम्पल ऑफ amorphous solid। नेक्स्ट, अब जब एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम बोलेंगे केटायन, और एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव को हम बोलेंगे एनायन। तो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये कौन सा डिफेक्ट है रे। तो उसको हम बोलेंगे शॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉटकी डिफेक्ट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साथ में उड़न छू हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव भी उसके पीछे जाएगा, वो हुआ शॉटकी डिफेक्ट। 1 केटायन इज एक्कम्पनीड बाय 1 एनायन। तो केटायन त्या एनायनला म्हणतो अगं माझी पारू, तू मला सोडून गेली तर मी कसं काय करणार, तुझ्या बिना माझं काय होणार, मग तो पण तोंड उचलून जातो। सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिसिंग हो गए तो शॉटकी डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम एट इट्स 8 कॉर्नर्स, हेंस द नंबर ऑफ एटम्स आर। अब देखो सिंपल क्यूबिक, अब इसमें क्या होता है ना बॉस 8 कॉर्नर वर बाळांनो 8 पार्टिकल्स असतात। नीट ऐका मी काय सांगतेय, 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल्स असतात। सो अगर 8 कॉर्नर को 8 पार्टिकल्स है तो टोटल पार्टिकल हुए 8।
लेकिन बाबू भैया पिक्चर में एक ट्विस्ट है, 8 पार्टिकल्स है, लेकिन वो 8 पार्टिकल तो कॉर्नर पे है, लेकिन 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 वो जो पार्टिकल है वो पूरा का पूरा अंदर नहीं आ रहा है, उसका कुछ पार्ट अंदर आ रहा है। मैम कुछ पार्ट अंदर आ रहा है मतलब कितना पार्ट अंदर आ रहा है? तो बॉस उसका 1/8 पार्ट अंदर आ रहा है। सो 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है ये तो मैं मान गई, लेकिन 8 पार्टिकल्स का कितना पार्ट अंदर आ रहा है? तो 1/8 पार्ट अंदर आ रहा है। सो टोटल पार्टिकल कितना हुआ? 1। यही तो क्वेश्चन था। The unit cell of a simple cubic system has atoms at 8 corners, hence the number of atoms in an unit cell is 1. कैसे 1 आया समझा? क्योंकि 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे है, 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे है, इसीलिए 8, और उसका कितना पार्ट अंदर आया? सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर आया। सो 8 into 1/8 is 1. सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। ठीक है, उसके बाद in a crystal lattice formed by primitive cell, the space occupied by particle is, वो सिंपल में वो ऑक्यूपाई करता है 52। सिंपल में मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, सिंपल में वो ऑक्यूपाई करता है 52%, बीसीसी में वो ऑक्यूपाई करता है 68% और एफसीसी में वो करता है 74%। सो अगर वो सिंपल या प्रिमिटिव हो तो 52%, बीसीसी हो तो 68% और एफसीसी हो तो 74%। तो उन्होंने आपको सिंपल का पूछा है, सो योर आंसर इज बी। ओके, उसके बाद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ स्फीयर in HCP lattice in a 3-dimensional structure is, बॉस 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल समझते हो तुम? व्हाट डू यू मीन बाय 3 डायमेंशनल? बोलो जल्दी। बॉस HCP का मतलब क्या है? HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और 3 डायमेंशन का मतलब है वो सारे तरीकों से घिर चुका है। तो बॉस अब वो पूछ रहे हैं HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर सकता है। तो बॉस 3 डायमेंशनल में HCP का एक पार्टिकल 12 पार्टिकल को टच कर सकता है। मी 12चा म्हणजे पुण्याचा 12MH12 असं। ठीक आहे, काय तुमचे विचार बघा इकडे। सो याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 12। आता तुम्हाला बरोबर लक्षात राहील। ठीक है, सो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। उसके बाद अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स है, एक X है और एक Y है। अब वो बोल रहे हैं कि BCC में, अब BCC में क्या होगा? एटम्स ऑफ X आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अभी BCC में कॉर्नर पे कितने होते हैं? BCC मतलब कॉर्नर पे 8 होते हैं, लेकिन मैंने अब भी बोला कि पूरा का पूरा पार्टिकल रहता है क्या? नहीं, उसका 1/8 पार्ट। सो कॉर्नर पे 8 into 1/8 यानी X का हुआ 1 यूनिट, और वो बोल रहे हैं एक पार्टिकल होता है सेंटर में। सो सेंटर में जो होता है उसको हम Y बोलेंगे। तो X का 1 और Y का 1 यानी आपका फॉर्मूला हुआ XY। समझ में आया क्या? देखो 2 एलिमेंट्स हैं, एक X है एक Y है। X प्रेजेंट है कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कैसा होता है? 8 into 1/8। 8 into 1/8 क्यों किया? क्योंकि 8 कॉर्नर है, पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर है नहीं, उसका 1/8 पार्ट है। सो 8 into 1/8। लेकिन जो पार्टिकल गुडुप करके अंदर बैठा है वो तो पूरा का पूरा बैठा है, सो वो +1 हो गया। सो बाहर के कॉर्नर के 8 पार्टिकल्स 8 into 1/8 यानी हुआ 1। तो X का एक पार्टिकल आया और सेंटर में पूरा का पूरा बैठा है Y। सो X का 1 Y का 1। सो योर आंसर बिकम्स XY। योर आंसर बिकम्स XY। डन डन डन। चलो बढ़ते आगे। चलो 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 नेक्स्ट। अब हम आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। देखो
एमसीक्यू हो गए, फिर 1 मार्क क्वेश्चन, फिर 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 3 मार्क क्वेश्चन, फिर 4 मार्क क्वेश्चन. What is the effect on density of a substance in Frenkel defect? बॉस Frenkel defect में होता क्या है? What happens in Frenkel defect? What happens in Frenkel defect? एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव. पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, ठीक है. एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव. अब बॉस इधर हो क्या रहा है? अरे बोलो बोलो, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? अब मैं बताती हूं क्या हो रहा है. देखो यहां पे एक पॉजिटिव आना चाहिए, यहां का पॉजिटिव उठ गया और वो दो पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठा, यानी इधर का पार्टिकल उठ गया और इधर जाके बैठा. इसका मतलब क्या है? उधर का ही पार्टिकल है, नया पार्टिकल ऐड हुआ क्या? नहीं. तो बॉस मास तो बदला नहीं, मास तो बदला नहीं. आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, एक बच्चा आज फर्स्ट बेंच पे बैठा था, कल लास्ट बेंच पे बैठा है, यानी उसने सिर्फ अपनी जगह बदल दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदले क्या? नहीं. वैसे ही इधर का पॉजिटिव इधर जाके बैठ गया, यानी मास कांस्टेंट. और जब जब मास कांस्टेंट होता है, डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है. डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है. रट्टा नहीं मारने का, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन समझ के लो. सो फ्रेंकल में इधर का पार्टिकल टुपुक करके उड़ी मारून तिकडे गेला. अब उसके वजह से क्या हुआ? मास तो नहीं बदला. मास नहीं बदला, इसीलिए डेंसिटी भी नहीं बदली. तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी इन फ्रेंकल डिफेक्ट. समझ में आया क्या बॉस? सो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा. समझ में आया क्या? सो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि मास पर ही फर्क नहीं पड़ा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क. नेम द ब्रावेज लैटिसेस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम. यार ये एक तो मेरे को तुमको ट्राई करने देना है. नेम द ब्रावेज लैटिसेस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम. हर क्वेश्चन में यार एक तो होमवर्क देना बनता है. 1 मिनट लगता है तुमको ढूंढने में, तुम टेक्स्ट बुक में तो नहीं ढूंढोगे, एक हाथ दो तो तुम ढूंढ ही सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. देखो अब आपको कॉन्सेप्ट का फील लो और समझो. डाई का मतलब है दो, डाई का मतलब है दो. अब डायमैग्नेटिक में क्या होता है? त्याचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो ऑलरेडी पेअर्ड आहे. आता त्यांचं गुलू 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 चाललंय, म्हणजे काय? अगर उसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है तो वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पे नजर डालेगा क्या? बिल्कुल नहीं डालेगा. क्यों? क्योंकि वो बोलता है यार मेरा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मुझे किसी और को अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है. उसी को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक, कि वो अपनी जिंदगी में इतना खुश है, इतना खुश है. पोपटलाल जैसा तो सिंगल है नहीं, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. अब जब उसका खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पे कभी नजर नहीं डालेगा. उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक. तो हम किसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? तो ध्यान से सुनो. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते कौन है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते कौन है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कैसे इलेक्ट्रॉन्स है इसके? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पेयर्ड का मतलब समझते हो? हाँ, वेरी गुड. इसीलिए वो क्या करते हैं? हेंस दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को देख के वो दूर भागते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास उनकी पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है घर पे. हेंस दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक. समझ में आया क्या?
क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक. सो व्हाट आर डायमैग्नेटिक? दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence they repel the magnetic field. इसका एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो, N2F2 एटसेट्रा. समझ में आया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद का पेयर्ड है तो दूसरे को देख के रिपेल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए तेरा, मेरी तो है मैग्नेटिक फील्ड घर पे, बहुत सुंदर है. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट. Give one property common in both HCP and CCP. बॉस HCP और CCP में एक प्रॉपर्टी कॉमन है. अब क्या है वो प्रॉपर्टी? तो बॉस जो प्रॉपर्टी HCP और CCP में कॉमन है दैट इज दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. अब तुम बोलोगे मैम व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर सकता है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे ये देखो, क्या देखो? ये देखो, ये है आपका स्फीयर. अब मान लो ये वाले स्फीयर का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पार्टिकल है ये कितने पार्टिकल्स को टच करता है? तो ये पार्टिकल्स टच करता है और दो पार्टिकल्स को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2. वैसे वो पूछ रहे हैं HCP और CCP में क्या कॉमन है, तो बस HCP और CCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. सो HCP एंड CCP both have coordination number 12. ये है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी कि HCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और CCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. डन डना डन. चलो बढ़ते आगे. Next question. Write the relationship between radius of an atom and edge length in FCC. अब in FCC पूछा है. Yes or no? Yes or no? Yes or no? हमारे स्टूडियो में लाइट इतने दिन वो कॉर्नर में थी, अब लाइट लगा दी है यहाँ पे, और उसके वजह से मेरी गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है. ठीक है, इन FCC अब देखो एज लेंथ को हम बोलेंगे A. अगर मैं तुम लोगों को ऐसा जोर से आवाज आए धड़ाम धूम 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 तो समझ लेना सी होना मैम गिर गए. बट एक बात अच्छी है कि अगर मैं गिर गई तो तुम लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा ऊपर है, तो मैं नीचे गिर गई तो यू विल नॉट बी एबल टू सी. ठीक है, ॲटलिस्ट माझा तुमच्या समोर तरी पचका नाही होणार. एकदा मी लेक्चर घेता घेता अशीच पडले होते माहिती आहे, माइक मध्ये पाय अडकून. चलो देखो, एनीवेज एज लेंथ का फॉर्मूला है ए. एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से, रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से. अब क्या रिलेशन है? तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2. क्या है फॉर्मूला, क्या है रिलेशन? R is equal to A upon 2√2. What is A? A is called as the edge length. What is R? R is called as the radius or 2√2. तो फॉर्मूला है. So what is the formula? R is equal to A upon 2√2. BCC के लिए पता है क्या क्या है, या एटलीस्ट सिंपल के लिए पता है क्या क्या है? सिंपल के लिए इट इज A is equal to twice R. A is equal to twice R. समझ में आया? A is equal to twice R. और FCC के लिए क्या है? R is equal to A upon 2√2. किधर गया? हाँ चलो बड़े आगे. डन डना डन. लाइट यार इधर कैसे रख सकते हैं?
गिर गई तो तुम्हारे सामने पचका होगा। चलो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। अब देखो, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव या सिंपल का मतलब है पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉस, बीसीसी का फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है 8 पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहने वाले हैं, कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल रहेंगे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड का मतलब है एक पार्टिकल बॉडी के अंदर भी रहेगा। तो हम बीसीसी की डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये देखो, ये ऐसा है, ऐसा, अरे ऐसा है। हाँ, अब इसके कॉर्नर पे 8 है, यानी इधर 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 इधर, फिर उसके बाद इधर 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 इधर, ऐसे कॉर्नर पे 8 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नर पे तो 8 है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कॉर्नर पे तो 8 है मैम, हम समझ गए, लेकिन कॉर्नर पे तो 8 है, लेकिन एक रहेगा सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। सो 8 पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर and 1 particle is present in the center. So 8 हो गए कॉर्नर पे और एक पार्टिकल हो गया बॉडी के अंदर। ये पार्टिकल को इधर लिख लो, ठीक है? एक पार्टिकल हो गया बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे बॉस बॉडी सेंटर्ड। समझ में आया क्या? चलो डन। ओके, सो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? Particles are present on the corner and 1 particle is present in the center. Next. क्या है next question? Give the percentage of empty space in BCC. अच्छा, what is the packing efficiency of BCC? What is the packing efficiency of BCC? तो बॉस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी में हम क्या लिख सकते हैं? तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी कितना है सबको पता है कि नहीं? अभी लिख के दिया था ना फर्स्ट स्लाइड पे। प्रिमिटिव का था 52, बीसीसी का था 68 और एफसीसी का था 74। अब उन्होंने पूछा है कितना एम्प्टी स्पेस है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस है 68%। तो 100 में से अगर 68% ऑक्यूपाई किया गया है तो बचा कितना? 32%। इसका मतलब है हाउ मच इज द एम्प्टी स्पेस? हाउ मच इज द एम्प्टी स्पेस? तो बॉस एम्प्टी स्पेस कितना है? तो एम्प्टी स्पेस है आपका 32%। कितना है? 32%। कैसे आया 32%? तो मैंने क्या किया, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 68 है। अब अगर 68% जगह उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो बचा कितना? 100 माइनस 68 विच इज 32%। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। नेक्स्ट, अब यहां से हम, अच्छा टोटल ये वाला भी यार, एक दो तो आप लोगों को मैं ट्राई करने देने वाली हूँ। एक 1 मार्क का दे दिया पीछे, ये एक 1 मार्क का दे दिया। अब हम बढ़ेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पास। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। एक दो तो मैं तुम लोगों को बीच में ट्राई करने दूंगी, वहां पे चीटिंग करने की तुम कोशिश भी मत करना, ठीक है? अब देखो, हमको पूछ लिया है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस पूछ लिया है? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच का डिफरेंस पूछ लिया है। तो चलो फिर लिखते हैं, अरे लिखते हैं डिफरेंस। रेडी हो? चलो देखो, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है और एमोर्फस का मतलब क्या है। ये रहा क्रिस्टलाइन
और ये रहा आपका एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एमॉर्फस, अब देखो क्रिस्टलाइन ना बिल्कुल वो डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं कि एक बच्चा इधर बैठेगा, दूसरा बच्चा उसके बाजू में, तीसरा उसके बाजू में, तो ये बिल्कुल डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज इनमें है ही नहीं। सो क्रिस्टलाइन का मतलब है कि ये है डिसिप्लिन्ड बच्चे जो बराबर यूनिफॉर्मली बैठे, और एमॉर्फस कोई किधर भी बैठा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पार्टिकल्स आर इन अ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, पार्टिकल्स आर इन अ रेगुलर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, एकदम सही से पार्टिकल्स बैठे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बॉस, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। पार्टिकल्स एकदम सही से यूनिफॉर्मली रेगुलरली बैठे, लेकिन एमॉर्फस में कोई कहीं भी बैठा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। कैसे है पार्टिकल्स, रैंडमली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। सो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में रहा तो क्रिस्टलाइन, रैंडम रहा तो एमॉर्फस। यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद क्रिस्टलाइन मतलब मैंने बोला ना डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं, रेगुलर यूनिफॉर्म, एक के बाजू में एक बैठा है, तो इनका पढ़ाई करने का, सोने का टाइम शार्प होता है, क्योंकि ये तो सीधे बच्चे हैं। वैसे ही क्रिस्टलाइन में होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये शार्प होता है, वही पॉइंट पे ये लोग मेल्ट होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इन लोगों का शार्प है और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। उसके बाद ये वाले जो होते हैं क्रिस्टलाइन, ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक। कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक, और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआइसोट्रोपिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? तो बस एनआइसोट्रोपिक का मतलब है कि देखो, ये देखो, मतलब मान लो कि ये सॉलिड है और ये रहे सॉलिड के पार्टिकल्स। अब ये यूनिफॉर्मली बराबर एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं, यानी ये तो है क्रिस्टलाइन। अब इसको मैं यहां से मेजर करूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आ गया x, यहां से मेजर करूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया y। इसका मतलब है कि मैं जब इसको अलग अलग एंगल से मेजर करूं, इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। सो जब आप अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करो और वैल्यू अलग अलग आए तो वो हुआ एनआइसोट्रोपिक। कैसे हुआ, एनआइसोट्रोपिक। लेकिन अब ये देखो, ये तो पार्टिकल्स कैसे भी रैंडमली अरेंज्ड है, यानी ये हुआ एमॉर्फस। अब जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से मेजर करूं या यहां से करूं या यहां से करूं, कहीं से भी करूं, इन सब की वैल्यू सेम आएगी। सो अलग अलग डायरेक्शन से किया और वैल्यू सेम आई तो आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब है सेम, ठीक है, और ट्रोपिक की वैल्यू याद रखो। और एनआइसोट्रोपिक में क्या हो रहा है, कहीं से भी मेजर करो वैल्यू अलग आ रही है, एनआइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कहीं से भी मेजर करो वैल्यू सेम आ रही है, वो हुआ आइसोट्रोपिक। सो क्रिस्टलाइन हुए एनआइसोट्रोपिक, एमॉर्फस हुए आइसोट्रोपिक। उसके बाद अगला पॉइंट, ये बहुत दूर तक जाते हैं, डिसिप्लिन्ड है ना, शो लॉन्ग रेंज कंपाउंड। और ये कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज कंपाउंड, ठीक है, ज्यादा देर नहीं पढ़ पाते। उसके बाद आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, विच इज द एग्जाम्पल। ये डिसिप्लिन्ड वाले, इनका एग्जाम्पल ले लो NaCl, और इसका एग्जाम्पल ले लो प्लास्टिक या ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक ज्यादा इजीली याद रहेगा। सो क्रिस्टलाइन
पार्टिकल्स एकदम डिसिप्लिन बच्चे जैसे है। एमोर्फस पार्टिकल रैंडमली अरेंज्ड है। उसके बाद शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिसिप्लिन है ना, इनका शार्प नहीं है। ये है एनआइसोट्रोपिक, ये है आइसोट्रोपिक, ये है लॉन्ग रेंज, दूर तक चलेंगे, ये शॉर्ट रेंज। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल प्लास्टिक। चलो दो और डेफिनेशन है, एक है आइसोमॉर्फिज्म, एक है पॉलीमॉर्फिज्म, एंड में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक। अब इसमें जो पीबी है, पीबी है मेटालिक सॉलिड। कैसा सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। उसके बाद MgF2 जो है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी ये हुआ आयोनिक सॉलिड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हुआ आयोनिक सॉलिड। फिर उसके बाद हम आते हैं SO2 के पास। क्या लगता है क्या होगा SO2? और फिर हम आते हैं क्वार्ट्ज के पास। सो देखो अब मैंने इसमें कैसा दिमाग लगाया, बहुत ही सिंपल दिमाग लगाया। पीबी मेटल है, तो पीबी हुआ मेटालिक सॉलिड, MgF2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयोनिक सॉलिड। अब SO2 क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन में ये देखो कैसा बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है। कैसे बॉन्ड बनता है? शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है। क्या शेयरिंग करके बनता है क्या? तो बॉस SO2 और क्वार्ट्ज होता है SiO2। अब ध्यान से सुनो, इधर ही आधे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये जो SO2 है ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक अलग मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन अगर आप क्वार्ट्ज की बात करो तो इधर होता है शेयरिंग, तो इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। समझ में आया? सो देखो पीबी तो मेटल है, मेटालिक सॉलिड। MgF2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयोनिक सॉलिड। SO2 पूरा का पूरा एक यूनिट है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, सो दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर आता है SiO2 को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज में होती है शेयरिंग, और शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर है सबको? यस और नो? चलो बढ़े आगे। मेरी बॉटल कहाँ रख दी यार, आई एम सो थर्स्टी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। देखो FCC का मतलब क्या है? पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं। अब कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? 8। लेकिन वो पूरे के पूरे कॉर्नर पे होते हैं क्या? नहीं, उनका कुछ पार्ट अंदर होता है। सो 8 into 1/8 हुआ, 8 into 1/8 हुआ, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब FCC का मतलब है हर फेस पे एक पार्टिकल रहेगा। अब फेसेस कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, मैं तो ऐसे ही गिनती हूं, याद रहेगा। देखो FCC का मतलब पार्टिकल कॉर्नर पे तो है, तो वो हुआ 8 into 1/8। अब फेस सेंटर्ड का मतलब है हर फेस पे है। फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस है, इसीलिए 6 कर दिया। लेकिन बॉस ये जो पार्टिकल है ये पूरा का पूरा अंदर नहीं आ रहा है, इसका आधा पार्ट अंदर आ रहा है। तो 6 पार्टिकल तो है, लेकिन 6 के 6 अंदर नहीं आ रहे हैं, इनके आधा पार्ट अंदर आ रहा है। तो 6 into 1/2 होगा। into 1/2 क्यों हुआ पता चला? क्योंकि सिर्फ आधा पार्ट अंदर आ रहा है। सो 8 into 1/8 is 1, 6 into 1/2 is 3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए 4। समझ में आया क्या बॉस? सो FCC में क्या हुआ? 8 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, 8 into 1/8, फिर 6 फेस है तो 6 पार्टिकल,
लेकिन आधा ही पार्टिकल अंदर आएगा 6 × 1/2। गिव मी 1 मिनट, मुझे पानी पीने दो। बॉटल किधर है? तुम लोग ने छुपाया है क्या? चलो बढ़े आगे। मिल गई बॉटल। मैं नीचे कॉफी पीने गई थी, मैंने बॉटल रखी साइड में, कॉफी भरा ग्लास में और बॉटल वही छोड़ दी, कॉफी लेके आ गई, तो याद आ गया। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो 2 मार्क की है। एक्सप्लेन विद डायग्राम व्हाट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अब बस वैकेंसी में होता क्या है देखो, मान लो ये रहा आपका सॉलिड, अब यहां पे है आपके पार्टिकल्स। अरे हो बोला हो, वेरी गुड। अब ये रहा आपका क्रिस्टल लैटिस, हो बोला हो बोला हो बोला हो बोला। अब ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, अचानक से एक पार्टिकल हो जाएगा गायब। अब एक पार्टिकल गायब हुआ तो क्या होगा, जहां से वो पार्टिकल गायब हुआ वहां पे क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, यानी खाली जगह। वहां पे क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी यानी खाली जगह। सो वैकेंसी डिफेक्ट में हो क्या रहा है कि पार्टिकल सब अपने बैठे हैं, अब अचानक से एक पार्टिकल गायब हो गया। अब वो पार्टिकल जहां से गायब हो गया वहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी यानी खाली जगह, उसी को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट को हम कैसे बोलेंगे, वन पार्टिकल, और ऐसा भी लिखा तो चलेगा, पार्टिकल इज मिसिंग, पार्टिकल गायब हो रहा है। कहां से गायब हो रहा है, पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस साइट। ठीक है, यानी पार्टिकल वहां से हो रहा है गायब। समझ में आया, पार्टिकल वहां से हो रहा है गायब। सो पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस साइट। अब जहां से पार्टिकल चला गया वहां पे क्या हुआ, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स a vacancy in the crystal lattice। जहां से पार्टिकल चला गया वहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अ वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस। अब आप पूछोगे मैम पार्टिकल गायब हुआ, ठीक है, लेकिन पार्टिकल गायब कैसे हुआ ऑटोमेटिकली, तो दिस डिफेक्ट क्यों गायब हुआ, दिस डिफेक्ट takes place due to heating और crystallization। तो due to heating during crystallization बोलोगे तो भी चलेगा। उसके बाद अब पार्टिकल गायब हो गया, उसके वजह से क्या होगा, मास डिक्रीजेस। अब मास अगर कम हुआ तो मैंने आपको अभी बोला, मास कम हुआ तो क्या होगा, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन जो वॉल्यूम है यानी जो डब्बा है, पहले भी ये डब्बा इतना था, अभी भी ये डब्बा इतना है, मास डिक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया। सो यहां हो क्या रहा है, पार्टिकल अपने ओरिजिनल जगह से चला गया, पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस साइट, उसके वजह से क्या हुआ, वहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी। अब वैकेंसी हुई क्यों, क्योंकि ये क्यों होता है, ड्यू टू हीटिंग हो सकता है। अब जहां से पार्टिकल गायब हुआ मतलब मास कम हुआ, मास कम हुआ मतलब डेंसिटी कम हुई, लेकिन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन, अ कंपाउंड crystallizes in a BCC structure, what is the unit cell edge length
if diameter of its atom is 120 picometer. I will come back to this question. पहले हम लोग डेरिवेशन वाले कर लेते हैं. कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी. अब ठीक है, ध्यान से देखो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? हमने बचपन में सीखा था जब तुम नन्हे मुन्ने थे, 9th में थे. क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? बॉस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब. क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? तो बॉस वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब. यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस और नो, यस और नो, यस और नो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब. उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अरे बोलो बोलो बोलो, ए क्यूब. उसके बाद अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है √3/4 इंटू आर. √3/4 इंटू आर. इतना याद हो गया तो डेफिनेशन एकदम चिंदी लगेगा. ठीक है, इतना याद हो गया तो डेफिनेशन चिंदी लगेगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम रखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखते हैं ए क्यूब. और ए जो है, ए का वैल्यू रखते हैं √3/4 इंटू आर. अब देखो, अब आपको आना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला. क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100. समझ में आया? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब और इंटू 100 क्यूब, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है. अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, परसेंटेज में है, इंटू 100. अब √3/4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए क्यूब. अब ए की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है. ए की वैल्यू 4/3 को मैं लिख रही हूं 1.33. 4/3 1.33 होता है. पाई का वैल्यू 3.14. आर क्यूब एज इट इज, 100 एज इट इज. ए का क्यूब, ए कितना है? ए कितना है? √3/4. √3/4 और ये इसका क्यूब. यस और नो, यस और नो, यस और नो. कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब. ए की वैल्यू याद होनी चाहिए √3/4 इंटू आर. √3/4 इंटू आर. उसके बाद फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब. अब हम क्या करेंगे? देखो, ध्यान से देखो. न्यूमरेटर 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 एज इट इज. कैसा लिखा? एज इट इज. अब √3 का क्यूब कितना है? √3 का क्यूब है 5.19. आर का क्यूब है आर क्यूब. और 4 का क्यूब कितना है? 4 इंटू 4 इंटू 4, वो हुआ 64. समझ में आया क्या? अब इज देयर एनीथिंग आई कैन कैंसल? आर क्यूब कैंसल. अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 100. अब ये जो 64 है ये इसके नीचे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है. तो ये 64 को ऊपर ले लो. ये 64 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर ले लो न्यूमरेटर में. और नीचे बचा 5.19. अब करो मल्टीप्लाई, करो डिवाइड और बताओ बीसीसी कितना होगा रे? कितना होगा रे? जल्दी जल्दी कितना होगा? पीछे अपन ने लिखा था सिंपल 52, बीसीसी 68 और आपका एफसीसी आएगा 74. अच्छा, एक और चीज रुको एक मिनट. एक और चीज,
यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू 100 क्यूब की परसेंटेज में। अब एक चीज याद रखनी है, इसीलिए ये एंड में बता रही हूँ क्योंकि तुम यही भूलते हो और एंड में इसी से आंसर आएगा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतने से तुमको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे बीसीसी में 2 पार्टिकल है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अलग कलर से इसीलिए बता रही हूं ताकि याद रहे, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, बीसीसी में मैंने क्या किया, सारी जगह न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप बोलोगे मैम 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं। मैंने बताया ना, कॉर्नर पे एक पार्टिकल है 8 × 1/8 और एक पार्टिकल अंदर होता है, सो टोटल पार्टिकल्स 2 हो गए। जैसे हमने एफसीसी में निकाले थे, किधर गया एफसीसी, ये देखो एफसीसी में हमने 4 निकाले थे, वैसे बीसीसी में भी तो निकाले थे ना हमने एमसीक्यू के टाइम। ये देखो बीसीसी में भी यहाँ भी तो निकाले थे, कॉर्नर पे 8 है तो 8 × 1/8 और एक पूरा सेंटर में तो 1 + 1 हो गया 2। इसीलिए न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2। समझ में आया? सो 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका परसेंटेज आएगा बीसीसी में 68। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए जो है उसको हम लिख सकते हैं √3/4 × r, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम ले सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, √3/4 × r, √3/4 × r का क्यूब ले लो, √3 का क्यूब 5.19, 4 का क्यूब 64 और r क्यूब कैंसल, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आएगा 68%। समझ में आया? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंग हो गया क्या, किधर थे अपन, 3 मार्क्स पे कैसे आ गए अपन, रुको, हाँ ये रहा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स पे आ गए अपन, 2 मार्क हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ HCP स्ट्रक्चर हाउ आर द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेयर अरेंज्ड। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी ना, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर अरेंज। तो ये देखो, ये हुई मान लो फर्स्ट लेयर। अब HCP में क्या होता है, देखो हेक्सागोनल में ये हुई फर्स्ट लेयर। अब जो फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे A, फर्स्ट लेयर को हम बोलेंगे A। अब इसके ऊपर की जो लेयर है इसको हम इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ड्रॉ करेंगे, 2 पार्टिकल्स के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर सेम आई क्या? नहीं, ऊपर की लेयर जो है उन दोनों के स्पेस के बीच में जाके फंसी है। सो नीचे की लेयर अलग है और ऊपर की लेयर अलग है, तो उसको बोल दिया B। अब ऊपर की थर्ड लेयर हम निकालेंगे। अब थर्ड लेयर आ गई यहां पे, ये देखो ये हो गई थर्ड लेयर। नाउ कैन यू सी, ये देखो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल एक लाइन में आ रही है। सो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे A पैटर्न। A लेयर अरेंज्ड है, B जो अरेंज्ड है वो उन दोनों के स्पेस के बीच में अरेंज्ड है, तो बीचं भलतंच काहीतरी चाललंय। तर बीचं भलतंच काहीतरी चाललंय म्हणून त्याला आपण काय लिहिलं B, कारण ती वेगळी लेयर आहे। आता जी तिसरी लेयर आहे ती परत A सारखी निघेल, म्हणजे हा पॅटर्न कसा झाला, A पॅटर्न कसा झाला, A पॅटर्न। आता याला कसं लिहायचं हे मी आंसर लिहून तुम्हाला दाखवते, सो दैट आपला वेळ वाचेल। चलो यहाँ देखो, अभी मैंने ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के बाद लिख के दे दिया है ऑलरेडी टू सेव योर टाइम। समझाया जो है वही इंग्लिश में लिखा है। देखो पहली लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, लेकिन दूसरी लेयर हमने कहाँ रखी, 2 पार्टिकल्स के बीच में, तो वो हुआ B।
अब ए और बी का पूरा पोजीशन ही अलग है, तो एक को नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी। अब जो तीसरी लेयर है वो इसके ऊपर जाएगी। अब पहली और तीसरी लेयर सेम हो गई, तो पैटर्न को हमने बोल दिया ए बी ए पैटर्न। सिंपल है, जो समझाया बस वही इंग्लिश में लिखा है। देखो अभी, हेक्सागोनल पैक्ड क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स is obtained by stacking two dimensional hexagonal structure। stacking का मतलब है एक के ऊपर एक रखना, stacking का मतलब है एक के ऊपर एक रखना, stack करना, stack का मतलब है एक के ऊपर एक रखना। समझ में आया? हम बोलते हैं ना कि बहुत सारा खाना स्टैक किया है, मतलब क्या, you have kept it one above the other। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या किया, एक लेयर को दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया। अब कैसे स्टैक कर दिया, द स्पीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर, मतलब ये वाले लेयर की बात हो रही है, द स्पीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर अरेंज्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब ये फर्स्ट लेयर के बीच में ये जो जगह दिख रही है, ये जगह को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर के दो पार्टिकल्स के बीच में की जो जगह है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब उस डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर में हमने ये सेकेंड लेयर को फिट कर दिया। अब ये सेकेंड लेयर पहले लेयर से अलग है, उससे अलाइन नहीं है, तो उसको नाम दे दिया बी। द स्पीयर ऑफ द सेकेंड लेयर आर अरेंज्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के स्पेस में उसको अरेंज कर दिया। अब क्या हुआ, पहला वाला लेयर और दूसरा वाला लेयर अलग है, इसलिए पहले वाले को बोल दिया ए, सेकंड वाले को बोल दिया बी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ उनकी जम नहीं रही है, एक लाइन में नहीं है। सो दे आर नॉट अलाइंड, यानी दे आर अलाइंड डिफरेंटली, अलग तरीके से लगे हुए हैं। और फिर थर्ड पॉइंट, द स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर इज अलाइंड विद द स्पीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी ये वाली लेयर और ये वाली लेयर सेम है, इसीलिए उसको नाम दे दिया ए। फिर हमने क्या बोला, पहली लेयर और तीसरी लेयर सेम है, इसीलिए उस पैटर्न को हमने बोल दिया ए बी ए पैटर्न। क्या बोल दिया, ए बी ए पैटर्न। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लेयर को हमने दूसरे लेयर के ऊपर रख दिया, स्टैक कर दिया। फिर अब पहली लेयर को नाम दे दिया ए, दूसरी लेयर हमने कहाँ रख दी, पहली के डिप्रेशन में। पहली के डिप्रेशन में मतलब पहले के स्पेस में दूसरी लेयर रख दी। और फिर पहली लेयर और दूसरी लेयर अलग है, तो उसको नाम दे दिया बी। अब तीसरी लेयर हमने कहाँ रख दी, तीसरी जो लेयर है वो बिल्कुल पहले जैसी है, इसीलिए इस पैटर्न को हमने नाम दे दिया ए बी ए पैटर्न। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो पढ़ लो एक बार। Hexagonal closed packed structure is obtained by stacking of two-dimensional hexagonal structures. The sphere of the second layer is arranged in the depression of the first layer. इसीलिए A को first layer is labeled as A, second layer is labeled as B because they are aligned differently. दोनों बहुत ही अलग है। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, the sphere of the third layer is exactly like the first layer. तो अब हमने उसको नाम दे दिया ए बी ए पैटर्न, 1 2 का 4 वैसे ए बी ए पैटर्न। समझ में आया? और ये रही उसकी डायग्राम। चलो डन, नेक्स्ट बढ़े आगे। ओके, हाँ अब क्वेश्चन देखो क्या है। A substance crystallizes in FCC structure. So what is the given type of structure? Structure आपको कैसा दिया है? So how is the structure? कैसा है ये structure? बताओ बताओ, how is the structure? तो बहुत structure आपको दिया है FCC। अब structure FCC दिया है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर दे दिया है, अब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? स्ट्रक्चर तो दे दिया है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 4, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। सो पहले उन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर है FCC टाइप और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसके 4।
उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, द यूनिट सेल हैज एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज लेंथ? तो बॉस एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से। कितना है एज लेंथ? 367.8 पिकोमीटर। अब हम इसको ना सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.67, 2 पॉइंट इधर ले लिए, इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, -8 सेंटीमीटर, पूरे 4 शिफ्ट हो गए। सो कैसे हो गया, बताओ 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 जल्दी, बोला 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 बोला, अरे बोला रे। हे बघा, हे कसं होतं, 367.8 इंटू 10⁻12 मीटर हुआ। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है पता है तुमको, 1 इंटू 10⁻12 मीटर। तो अब ये हो गया -8, अब -12, सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻12। अब ये -12 को हमने कर दिया सेंटीमीटर में, तो ये कैसा हो गया, और 2 डिजिट्स कम हो गए, तो 367.8 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अब आ गया सेंटीमीटर में। अब मैंने क्या किया, पॉइंट देखो 367 के बाद है, ये पॉइंट मैंने 67 के पहले ले लिया, यानी 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए। ये देखो 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया इंटू 10⁻8। समझ में आया? तो कैलकुलेशन रट्टा नहीं मारना है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻12 मीटर, -12 मीटर लिख दिया। सेंटीमीटर लिखना था तो 12 में से और 2 निकाल लिए, 10 हो गया। अब ये पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर लेना था, तो 10 का मैंने कर दिया 8, 10 का मैंने कर दिया 8। सो 12 का, ये 12 का 10 क्यों हुआ, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में किया, और 10 का 8 क्यों हुआ, क्योंकि 2 पॉइंट हमने इधर शिफ्ट कर दिए। डन। तो ये हो गया हमारा एज लेंथ, ये हो गया हमारा एज लेंथ। समझ में आया सबको? सो एज लेंथ इज इक्वल टू 3.67 इंटू 10⁻8। अब उन्होंने आपको डेंसिटी भी दी है। हाउ मच इज द डेंसिटी? डेंसिटी 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 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको उन्होंने मोलर मास निकालने बोला है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो अब कैसे निकालेंगे? तो बॉस डेंसिटी का एक फॉर्मूला है। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? कैपिटल M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला? कैपिटल M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब आपको मोलर मास निकालने बोला है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो मोलर मास निकालने बोला है तो कैपिटल M को वही रख दो। और अब हम इसको कैसे करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन, ये छोटा n को नीचे ले लो, A क्यूब इधर चला गया, एवोगैड्रोस नंबर इधर चला गया, छोटा n नीचे आ गया। चलो डालो वैल्यूज। कैसे डालेंगे? डेंसिटी कितना है, कितना है, कितना है? 21.5 इंटू A क्यूब कितना है? 3.67 इंटू 10⁻8 का क्यूब। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4। चलो ये हो गया आपका कैपिटल M यानी मोलर मास। अब आप निकालो कैपिटल M और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो कितना होगा। ठीक है, चलो इतनी जगह आपके नाम। सिंपल है। सो FCC है, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। एज लेंथ का कन्वर्जन कैसे हुआ मैंने बता दिया। डेंसिटी दी हुई थी, मोलर मास निकालना था। डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास निकालना था, इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ। सिंपल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो डन। हाउ आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स क्लासिफाइड? अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है जब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव अनइक्वल हो। पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल ना हो
उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस when number of cation and anion are different, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट हो, it is termed as नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल अलग हो। When the number of cation and anions are different, it is termed as नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बॉस ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन से दो में, विच आर द टू, जिसको हम उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस, यानी बहुत सारा मेटल, और दूसरा क्लासिफिकेशन है मेटल डेफिशिएंसी। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है मेटल एक्सेस, एक है मेटल डेफिशिएंट। अब इन्होंने हमको क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद डायग्राम व्हाट इज मेटल डेफिशिएंसी, यानी ये वाला उन्होंने हमसे पूछा है। तो चलो अब ये वाला हम एक्सप्लेन करेंगे। मेटल डेफिशिएंसी होता क्या है, अब पहले तो ध्यान से सुनो। कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। मेटल डेफिशिएंसी सबके साथ होता है क्या, डज इट हैपन विथ एवरीवन? नहीं, मेटल डेफिशिएंसी सिर्फ ऐसे मेटल्स के साथ हो सकता है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हो। जैसे फेरस है, फेरस दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, एक है Fe+2, एक है Fe+3। अगर मैं निकेल ले लूं तो निकेल भी दिखा सकता है, निकेल+2 और निकेल+3। तो ये जो डिफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मेटल्स के साथ होगा जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हो। अब उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले तो कंडीशन लिख लो, दिस डिफेक्ट ओनली ऑकर्स, किसके साथ होता है ये डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट ओनली ऑकर्स विथ मेटल्स which show variable oxidation state, which show variable oxidation state। अब ऐसे क्यों होता है, ये सिर्फ उसके साथ, उस मेटल के साथ होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो। अब इसके पीछे का रीजन देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट का फील लो यार तुम लोग। ये देखो, मान लो यहां पे है Na+2, यहां पे है Na+2, यहां पे है O-2, फिर से Na+2 O-2, फिर उसके बाद यहां पे फिर से आया Na+2, यहां पे आया O-2, Na+2 O-2, Na+2 O-2, Na+2 O-2। तो ये देखो, ये तो सिंपल है, यहां तक तो हम समझ गए, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब देखो, एक है Na+2, एक है O-2, एक है Na+2, एक है O-2। अब मैंने क्या किया ना, यहां से 3 Na+2 निकाल लिए। कितने Na+2 निकाल लिए, 3 Na+2 निकाल लिए, ठीक है, 3 Na+2 मैंने निकाल लिए। सो ये एक Na+2 मैंने निकाला, उसके बाद ये एक Na+2 मैंने निकाला,
और ये एक Na+2 मैंने निकाला। अब मैंने कितने Na+2 निकाले बताओ? 3 Na+2 निकाले। अब 3 Na+2 निकाल के मैंने उसके जगह 2 Na+3 डाल दिए। अब ओवरऑल चार्ज तो सेम रहा, 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6, और ये 3 + 3 भी कितना हुआ 6। सो बेसिकली हो क्या रहा है, 3 Na+2 निकाले और उसके जगह 2 Na+3 डाल दिए। उसके जगह ये एक Na+3 डाल दिया और ये एक Na+3 डाल दिया। इसका मतलब है 2 Na+2 निकाल के 3 Na+2 निकाल के 2 Na+3 डाल दिए, तो 2 + 2 + 2 भी 6 हुआ और 3 + 3 भी 6 हुआ। इसका मतलब है ओवरऑल चार्ज तो सेम रहा, ओवरऑल चार्ज तो सेम रहा, लेकिन पहले 3 मेटल थे, अब 2 ही मेटल है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी। चार्ज इज सेम बट द नंबर ऑफ मेटल्स आर डिफरेंट। चार्ज इज सेम बट द नंबर ऑफ मेटल इज लेस। अब हम उसको कैसे लिखेंगे देखो, अब मैंने क्या बोला, अब समझो ये डिफेक्ट ऐसे ही मेटल के साथ होता है जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। दिस डिफेक्ट ओनली ऑकर्स विद मेटल्स व्हिच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द मेटल्स विद the metal atom with lower oxidation state, the metal atom with lower oxidation state create a vacancy, यानी वो गायब हो जाते, देखो ये गायब हो गए थे, create a vacancy। अब उस नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करता है, मेटल आके, बट विद हायर ऑक्सीडेशन से create a vacancy and the extra negative charge is replaced by, कौन रिप्लेस करता है, is replaced by the same metal, is रिप्लेस करता है, लेकिन कौन करता है, is replaced by the same metal having higher oxidation state। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कौन बैलेंस करता है, उसी का मेटल बट विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल 3 Na+2 are replaced by 2 Na+3, the overall charge remains the same, the overall charge remains the same but number of metal reduce। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो इसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे हम इसको, मेटल डेफिशिएंसी। तो समझ में आया, मेटल डेफिशिएंसी में क्या हुआ, 3 Na+2 निकले और उसके जगह 2 Na+3 आए, ओवरऑल चार्ज तो सेम रहा, लेकिन मेटल कम हो गई। डन। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो, दो टाइप्स है, एक है मेटल एक्सेस, एक है मेटल डेफिशिएंसी, और ये रहा मेटल डेफिशिएंसी। बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल व्हाट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। देखो डायमैग्नेटिक तो मैंने आपको समझा दिया, क्या होता है डायमैग्नेटिक बताओ, जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। अब वो बोलता है यार मेरे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मैं दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे नजर क्यों डालूं, तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब वो बेचारा सिंगल होता है, वो मेटल कैसा होता है, सिंगल होता है। अब वो मेटल सिंगल होता है तो वो क्या करता है, तो वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पे नजर डालता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पैरामैग्नेटिक को, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेचारा सिंगल है,
it has unpaired electron, hence it gets attracted towards the magnetic field. ठीक है, it gets attracted towards the magnetic field. समझ में आया? It gets attracted towards the magnetic field. इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। कि बेचारा सिंगल है तो क्या हुआ, वो जैसे ही उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखा वो उसके पास जाते ही अट्रैक्ट हो गया। अब आता है फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को देख के एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। पैरा क्या बोलता है, ठीक है मैं सिंगल हूं, मुझे कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन पैरामैग्नेटिक के पास अनपेयर्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड को देख के बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence it gets strongly attracted, it gets strongly attracted towards the magnetic field. समझ में आया क्या बॉस? yes or no, yes or no, yes or no? So what is the difference between para and ferro? तो बॉस पैरा में वो अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है, लेकिन फेरो में वो कैसा अट्रैक्ट हो जाता है बॉस, फेरो में वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो Fe+3 और इसका एग्जाम्पल सिर्फ Fe। समझ में आया? और डाई तो मैंने पीछे ही समझाया कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को देख के अट्रैक्ट ही नहीं होता, लेकिन पैरा के पास है, वो अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है। लेकिन फेरो तो एकदम डेस्परेट है, अट्रैक्ट भी होता है और बहुत स्ट्रांगली भी अट्रैक्ट होता है। इज इट क्लियर बॉस? गिव मी अ यस और नो। चलो ये तो क्लियर है सबको, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, वीकली करता है, फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली करता है, और डायमैग्नेटिक बोलता है मेरे को ये भसड़ में लो ही मत, सो इट रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड। डन बॉस? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल ना हो, नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन आर नॉट इक्वल, उसको हम बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल नहीं रहते उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ये तो क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक की डेफिनेशन अपन ने पीछे ही लिखी है, द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर नॉट इक्वल। आगे देखो, एक्सप्लेन विद डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। अब बस एफ सेंटर में देखो होता क्या है, मान लो एक Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है, किस में हो जाता है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ऐसा एक सॉलिड है मान लो, एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रही हूं। अब ये NaCl पे आपने क्या किया ना, यहां से सोडियम के वेपर्स पास किए। Na तो प्लस है, एक Na+ है, एक Cl- है, एक Na+ है, एक Cl- है, एक Na+ है, एक Cl- है। अब आपने इस सॉल्ट प्लस माइनस के ऊपर से सोडियम के वेपर्स पास किए, यानी Na+ के वेपर्स पास किए। अब जैसे ही प्लस को देखा तो नेगेटिव को कुछ होता है, जैसे ही Na+ को देख लिया Cl- ने, तो Cl- को दिल में कुछ होता है, तो ये Cl- निकल के चले जाता है उसके पीछे। अब मैम Cl- तो चला गया, लेकिन वो अपनी याद में एक इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़कर चला गया।
और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एफ सेंटर। क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंपाउंड पहले होता है कलरलेस, बाद में वो हो जाता है येलो कलर का, यानी उसमें एक कलर मिल जाता है। सो ये एफ सेंटर करता क्या है? तो ये एफ सेंटर एक कलरलेस कंपाउंड को कलर्ड बना देता है। इट मेक्स अ कलरलेस कंपाउंड कलर्ड। कैसे? सिंपल वर्ड्स में Na+Cl- Na+Cl- Na+Cl-। उसके ऊपर से मैंने क्या पास कर दिया? उसके ऊपर से मैंने पास कर दिया सोडियम वेपर। जैसे ही सोडियम वेपर पास कर दिया, वो Na+ को देखकर Cl- को कुछ होता है, Cl चला गया उसके पीछे पीछे, लेकिन वो क्या छोड़कर गया? वो छोड़कर गया अपना इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर की वजह से आपका कलरलेस कंपाउंड बन गया कलर्ड। समझ में आया? अब इसको लिखना कैसे है देखो, ध्यान से देखो। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है? कैटायन एंड एनायन आर नॉट इक्वल। अब एक्सप्लेन विद डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। अब पहले तो एफ सेंटर मैंने क्या बताया, ये क्या करता है? कलरलेस कंपाउंड को ये बना देता है कलर्ड। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, कलरलेस कंपाउंड को कलर बना देता है। मैंने तो ये भी बता दिया कौन सा कलर, येलो कलर। नेक्स्ट, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर, सोडियम वेपर, सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना, ऐसे याद रखो, NaCl है और सोडियम वेपर की हो जाती है एंट्री। देखो, when NaCl crystal is heated in the atmosphere, sodium vapor, sodium atoms are deposited on the crystal structure। अब उसको देख के किसको कुछ होता है? ये देखो, Cl- ions diffuse the crystal surface creating a vacancy at its original size। मैंने बोला ना, Cl तो मुंह उठा के चला गया, लेकिन वहां पे अब कौन आएगा? तो वहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो, Cl- ions diffuse to the crystal surface creating a vacancy to their regular lattice side। अब वो Cl की जगह कौन लेगा? वो Cl तो चला गया, किसके पीछे? Na के पीछे। Cl- ion combines with Na+ ions to form NaCl by releasing a electron। Cl Na को देख के गया, गुलू गुलू किया, अब पीछे किसको छोड़ा? रिलीजिंग अ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, वो जाके उस खाली जगह पे बैठेगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑक्यूपाइज द वेकेंट साइड। द एनायन वेकेंट साइड ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द एफ सेंटर। सो वो क्लोरीन तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक याद छोड़कर गया, और वो याद कौन थी? इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एफ सेंटर। क्लियर है सबको? तो एफ सेंटर में कुछ नहीं याद रखना है, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-। सोडियम वेपर पास कर दिया, क्लोरीन को कुछ हुआ, क्लोरीन मुंह उठा के पीछे चला गया, लेकिन किसको छोड़कर गया? अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस वेकेंट साइड पे बैठ गया, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एफ सेंटर। चलो पढ़ो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलरलेस टू द कलरलेस कंपाउंड, जिसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, बेरंग को रंग बना दिया किसने? एफ सेंटर ने। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द colorless compound. When NaCl crystal is heated in the atmosphere, sodium vapors आ जाते हैं, sodium atoms are deposited on the crystal lattice। अब क्या होगा? Cl- ion diffuse to the crystal surface, वो उसके पीछे चला गया और अपनी ओरिजिनल लैटिस साइड छोड़ के गया, creating vacancy at their crystal lattice। अब Cl- करता क्या है? कहाँ जाके मुंह काला करेगा? Na के साथ। Cl- ion combines with Na to form NaCl और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब द रिलीज इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा? ऑक्यूपाइज द वेकेंट साइड, और उस वेकेंट साइड को हम बोलेंगे एफ सेंटर,
और उस F सेंटर की वजह से कलरलेस कंपाउंड को आ जाएगा कलर। ठीक है, लिख लो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑन द नहीं क्या ये, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, एक्सप्लेन सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल एंड वैकेंसी थ्रू एल्यूएलिन। 3 क्वेश्चन दिए हैं 4 मार्क के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले तो तुम स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बॉस स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो उसको हम कैसे लिखेंगे, when the number of cation and anion are equal, पॉजिटिव नेगेटिव का रेशो इक्वल हो, when the number of cation and anion are equal, it is called as a stoichiometric defect. अब स्टोइशियोमेट्रिक का क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन, चलो देखो, पहिला डिफेक्ट कोणता आहे, आहो बोला बोला बोला। पहले डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद स्टोइशियोमेट्रिक में जो दूसरा डिफेक्ट आता है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद थर्ड को हम बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की अर्धी चाबी। आणि फोर्थ डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। डन। सो क्लासिफिकेशन होता है 4 टाइप का, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। डन बॉस। ओके, स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का रेशो इक्वल रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम 4 में क्लासिफाई कर सकते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, फ्रेंकल। डन। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो गया, What is substitutional impurity defect? अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। बॉस सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक जाएगा तो दूसरा आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। अब सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी में देखो क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेटल है, ये पूरा का पूरा बना है कॉपर से, लेकिन कुछ कुछ जगह कॉपर के जगह आ गया जिंक, तो जिंक हो गई इंप्योरिटी। अभी जिंक यानी जिंक तो कॉपर नहीं है, अलग एलिमेंट है, तो जिंक हो गई इंप्योरिटी और जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, इसीलिए हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। सो सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, और किसके जगह आया, तो कॉपर के जगह जिंक आ गया, तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइड, बट कौन से एटम, फॉरेन एटम। मैम फॉरेन से आए क्या, नहीं, वो कॉपर नहीं है ना, इसीलिए उसको बोल दिया फॉरेन एटम्स। सो इस डिफेक्ट में फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम। होस्ट एटम मतलब मेन एटम। कौन है तुम्हारा मेन एटम, तो तुम्हारा मेन एटम है कॉपर, कॉपर के जगह दूसरा एलिमेंट आ गया जिंक, और जिंक ने क्या किया, कॉपर की गोद में नहीं बैठा, कॉपर को मारा धक्का और उसके जगह जाके बैठा, यानी इट डिस्प्लेस्ड कॉपर, उसने कॉपर की जगह पे आकर बैठा। इट डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम द लैटिस साइड, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। यानी पूरा का पूरा सॉलिड बना है कॉपर से, लेकिन कॉपर की जगह अब आ गया जिंक,
यानी जिंक ने उसको कर दिया रिप्लेस, रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट, और जिंक एक अलग एटम है इसीलिए उसको बोल दिया इम्प्योरिटी। सो इन दिस डिफेक्ट एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइड इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम, यानी मेन कॉपर की जगह जिंक आ गया। द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द साइड, रेगुलर एटम्स को लात मार दी और उसके जगह जिंक आ गया। द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द साइड्स बाय द इम्प्योरिटी। किसने किया? इम्प्योरिटी ने किया। और आपकी इम्प्योरिटी कौन है? जिंक। सो मेन एटम है कॉपर, कॉपर की जगह आ गया जिंक, जिंक इज इम्प्योरिटी, कॉपर की जगह आया इसलिए सब्स्टिट्यूशन, जिंक एक इम्प्योरिटी है इसलिए इम्प्योरिटी, और इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डन। ये हो गया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब तीसरा क्या है? एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स एंड वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट केटायंस। ओके, तीसरा पार्ट। पानी पीने दो, रुको। बहुत चिल्लाती हूँ मैं, मुझे पता है, बट आई कांट चेंज दिस हैबिट। पागल हो जाती हूँ मैं सिखाते टाइम। मैं पता है घर पे भी ऑनलाइन लेक्चर लेती थी ना, मैं मॉम यूज्ड टू बी लाइक माइक लगाया है, व्हाई डू यू स्क्रीम, बट इतनी आदत हो गई है ऐसे। वो मूवीज में कभी कभी होता है ना कि वो उस कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे मैं पढ़ाते टाइम एक अलग कैरेक्टर में घुस जाती हूँ। समटाइम्स तो मेरे को फील होता है कि मैं बहुत पागल लग रही हूँ अभी, बट मुझे ऐसा लगता है जब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ रहा है मैं पागल लगूँ तो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई एम ओके विथ इट। मैं बच्चों के बहुत बकवास खराब कमेंट्स कुछ कुछ देखती हूँ, सब बच्चे नहीं करते, बहुत बच्चों का सपोर्ट रहता है, बट कुछ कुछ करते हैं, मैम ओवर एक्टिंग, बट इट्स नॉट दैट। आई गेट सो मच इनटू दैट एनर्जी, और वो मैं इतनी पम्प्ड अप हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि अब मैं पागल लगने लग गई हूँ, साइकिक लगने लग गई हूँ, क्योंकि मैं पूरा नाचती हूँ कॉन्सेप्ट सिखाते टाइम। और एंड व्हेनेवर वी ऑल मीट इन जनरल ना, तभी भी तुम लोगों को पता चलेगा कि आई एम सो एनर्जेटिक। मैं एक चीज करने जाती हूँ दूसरी चीज हो जाती है, मैं इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ। तुम लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी कि मैंने आज ये हाइपर एक्टिव, जो मैं बहुत एक्टिव हूँ, उस चक्कर में मैंने कितना बड़ा कांड कर दिया आज, ये मैं तुमको बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलो कहां तक आए थे हम? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। अब देखो, एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स एंड वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट। अब ये एलियोवैलेंट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है, कॉन्सेप्ट का फील लो। ये क्वेश्चन मत देखो तुम, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया? यहां से एक Na निकाल दिया और यहां से दूसरा Na निकाल दिया। वेरी गुड मैम, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये एक Na निकाला, ये दूसरा Na निकाला, और दो Na निकाल दिए, Na प्लस वन, Na प्लस वन, और उसके जगह डाल दिया स्ट्रोंटियम मेटल, यानी जो मेटल था उसके जगह डाल दिया दूसरा मेटल, और उस मेटल पर चार्ज है +2। सो ओवरऑल चार्ज आपका बाहर कितना गया? Na प्लस वन, Na प्लस वन, +2। ओवरऑल चार्ज +2 बाहर गया, लेकिन दो प्लस वन के जगह एक ही मेटल ऐसा आया जिसपे +2 चार्ज हो, बट वो मेटल सोडियम नहीं है, वो अलग मेटल है। इसका मतलब तेरे दो के बराबर मैं एक हूं, ऐसे कौन बोलता है? स्ट्रोंटियम। क्या बोलता है? Na प्लस, तेरे दो के बराबर मैं एक हूं, स्ट्रोंटियम +2, समझा? सो दो Na प्लस गए और उसकी जगह एक स्ट्रोंटियम +2 आया, उसको हम बोलेंगे थ्रू एलियोवैलेंट। देखो, वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ एलियोवैलेंट आयंस। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहां से एक Na प्लस निकाल दिया, देखो, वेरी गुड मैम। अब दूसरा यहां से निकाल देती हूं, ये रहा दूसरा, निकाल दिया, और अब दो Na प्लस निकाल दिए और उसके जगह एक ही स्ट्रोंटियम +2 डाल दिया। अब क्या हो गया? देखो,
वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, स्ट्रॉन्टियम इम्प्योरिटी है। और एलियोवैलेंट का मतलब क्या है, उसका चार्ज Na+ का नहीं है, कोई और है। वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ एलियोवैलेंट आयंस। आगे, इन दिस आयोनिक क्रिस्टल लैटिस impurities of SrCl2 आयन इज एडेड। SrCl2 आयन के इम्प्योरिटी डाल दो डाल दो डाल दो। अब क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज कैसे मेंटेन करेंगे, 2Na+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय, कौन आया उसकी जगह, 1 स्ट्रॉन्टियम + 2, 2 Na के बराबर 1 स्ट्रॉन्टियम + 2 है। तो हुआ क्या, 2 Na+ निकले, उसके जगह 1 स्ट्रॉन्टियम + 2 आया, उसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट। यहां का एक Na+ निकला, यहां का एक Na+ निकला, और उसके जगह आया स्ट्रॉन्टियम + 2। और माझ्या बाळांनो, इथं क्रिएट झालेली आहे वैकेंसी, यानी खाली जगह। इसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट। समझ में आया क्या बॉस, समझ में आया क्या बॉस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, हाँ अब ये है डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स मोलर मास। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से, एज लेंथ जो होती है, एज लेंथ जो होती है उसको हम डिनोट करेंगे A से। वेरी गुड मैम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A³। वेरी गुड, एज लेंथ होती है A, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A³। अब हम आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास। किसके पास आते हैं हम, अरे गणलो, चालू झालं का, थांबा, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिनोट करेंगे N से। ठीक है, डिनोट करेंगे हम N से। सो सिंपल है, एज लेंथ को डिनोट कर दिया A से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिनोट कर दिया A³ से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर दिया N से, और मोलर मास को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल M से। डन 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 डन, वेरी गुड। उसके बाद अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बॉस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, आपको मास निकालना तो है, लेकिन सब का मास निकालना है, टोटल मास। तो हम कैसे निकालेंगे, मास यानी स्मॉल m, और बहुत सारे पार्टिकल्स का मास निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n। सो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास है m, लेकिन टोटल मास निकालना है, इसीलिए इनटू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A³। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब आता है मोलर मास का फॉर्मूला। मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब स्मॉल m हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल M अपॉन Na। क्या कर दिया हमने, स्मॉल m को उधर लिखा, Na को नीचे कर दिया। अब क्या करो, यही जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करो। कहां सब्स्टिट्यूट करो, इन इक्वेशन 1। कहां सब्स्टिट्यूट करो, इन इक्वेशन 1। सो डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m के जगह क्या आएगा, कैपिटल M अपॉन Na। इसके जगह आ गया कैपिटल M अपॉन Na, छोटू n एज इट इज, A³ एज इट इज। डन 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 डन। चलो बताओ क्या किया, एज लेंथ को ले लिया A, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को ले लिया A³, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ले लिया N,
मोलर मास को ले लिया कैपिटल M, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद अब मास जो है मास अपॉन वॉल्यूम तो है, लेकिन मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर। स्मॉल m को उधर ही रखो, एवोगैड्रोस नंबर को नीचे शिफ्ट करो, सो कैपिटल M अपॉन Na। अब वही वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m को हम लिखेंगे कैपिटल M अपॉन Na, छोटू n एज इट इज, a क्यूब एज इट इज। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। चलो बढ़े आगे। ओके अब मैंने बोला था ना दो डेफिनेशन है, एक है आइसोमॉर्फिज्म, एक है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर ये चैप्टर का आईएमपी बता दूंगी, ऐसे तो मैंने करा ही लिया है पूरा ही चैप्टर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यू। हाँ तुम लोगों को एक कांड बोलती हूँ, क्या हुआ पता है, आई वॉज कमिंग फ्लाइट से टू बैंगलोर और मुझे एक तो बहुत लेट हो गया था, ठीक है, तो 2-3 जगह चेकिंग होती है, पहले होता है सिक्योरिटी चेक होता है, फिर आपका लगेज चेक होता है, तो जो लगेज जहाँ पे जाता है वहां पे भी बहुत बड़ी लाइन थी और बहुत लेट हो रहा था, लाइन में 20 लोग थे, अगर मैं वहां पे रुक जाती लगेज के वो लाइन में तो पक्का फ्लाइट मिस हो जाती। तो मैंने वहां पे लोग होते हैं सिक्योरिटी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज 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 मुझे जाने दो, आई एम गेटिंग वेरी लेट, आई मिस द फ्लाइट। सो दे वर लाइक ठीक है मैम चले जाओ, लगेज चेक इन कर लिया। फिर मैं सिक्योरिटी चेक पे गई। अब सिक्योरिटी चेक पे ना आपको आपका पर्स रखना होता है, मतलब बैग जो भी है, चार्जर मोबाइल वो सब निकाल के रखना होता है, तो मैंने पर्स रख दिया उस बास्केट में और उसके बाद फोन चार्जर सब बास्केट में अलग करके रखा। अब पता है वहां पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे बास्केट रखने के 5 थे। मैंने ये वाले इधर जो गार्ड बैठते थे सिक्योरिटी, उनके वो बास्केट में डाल दिया और यहाँ से वो चेक होने चला गया। अब मेरी यहाँ से चेकिंग हुई और मैं ये साइड आई अपनी बैग रिसीव करने, अब 5 रोज थे, मैं भूल गई पैनिक में कि मैंने ये 5 में से बैग किस वाले में डाला था, और मैं सब जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ डाला है कहाँ डाला है कहाँ डाला है, मिल ही नहीं रहा। फिर एक अंकल मेरे को दिखे जिन्होंने इसी वाले रो में मेरे पीछे के बास्केट में अपनी बैग रखी थी, तो उनको मेरी शक्ल याद थी, तो उन्होंने बोला कि आपका बैग ना इधर आएगा। फिर मैंने सोचा हाँ मेरा बैग इधर आएगा, और फिर मुझे मेरा स्किन कलर का बैग दिखा, फिर मैं भागी ये साइड। फिर मैंने वो सिक्योरिटी वालों को बोला वो मेरा बैग है, वो 2 एंड देयर नो ऑन दैट एयरपोर्ट दे हैड दीज पीपल, पुलिस थे वो आर्मी वाले जवान टाइप, वो आर्मी वाले यूनिफॉर्म में थे। सो आई सेड आई नीड माय बैग। सो इज लाइक नहीं आपके बैग में कुछ तो सस्पिशियस है, मेटल टाइप। तो मैंने बोला दो तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। फिर खोला पाउच, उसमें से ना एक मेटल का वो ब्लैक हेड का रिमूवर होता है, वो मेरी बहन ने डाला था, वो था। सो इज लाइक ये है, मैं इससे खून थोड़ी करूंगी किसी का। सो ही वाज लाइक ओके 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 गो। फिर मैं चली गई। अब मेरा जो फ्लाइट आने वाला था वो गेट नंबर 60 पे आने वाला था। इमेजिन करो 60, गेट नंबर 60, और मैं इतना भागी हूँ, रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। 1 से 60 तक मैं भाग रही हूँ, अभी भी मेरे पैर और पीठ दुख रही है, भाग रही हूँ, कैसे कर रोते रोते 60 तक पहुंची। देख रही हूँ वहां पे लोग ही नहीं थे, सिक्योरिटी थी, लोग ही नहीं थे। फिर मैं गई फ्लाइट ऐसे बोला, तो वो अंकल ने बोला रिलैक्स, गेट चेंज हुआ है, 50 पे हुआ है। 60 पे मैं आ गई थी, 50 में फिर से भाग के चली गई गेट के पास। अब वहां पे गई, फिर मैंने 4 बार पूछा यही फ्लाइट नंबर है, यही फ्लाइट बैंगलोर जाएगी। वो अंकल परेशान होकर बोल दिए यही है, आप खड़े रहो मेरे पीछे। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर माइक में ना मुझे मेरा नाम सुनाई टाइप्स लगा, जोर से उन्होंने मेरा नाम लिया माइक में। तो मैंने बोला यार मैं लेट हो गई थी, आ तो गई हूँ, फिर क्यों नाम ले रहे। फिर मैंने 5 मिनट से सोचा कि चल नाम ले ही लिया है तो जाके देखती हूँ नाम क्यों लिया है, उनको बता देती हूँ मैं आई हूँ। फिर मैं वहां पे उनको बताने गई कि मैं आ गई हूँ, क्या हो गया। तो बोलते अरे मैडम आपका जो बड़ा बैग है ना उसमें भी कुछ सस्पिशियस मिला है और आपका बैग उन्होंने काउंटर पे रोक लिया है। तो मैंने बोला अब क्या करूं। तो मेरे को बोलते मैम अब आप गेट 39 पे चले जाओ। अब 50 से मैं फिर से 39 पे भाग रही हूँ, रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। 39 पे गई, देन दे ओपन माई बैग और उनको मेरे बैग में एक चीज मिली जो कि थी पावर बैंक। पावर बैंक लेके जाना अलाउड नहीं था लगेज में।
फिर उन्होंने बोला मैम ये देखो, वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया, उनके मेन ऑफिस में थे वो लोग और मैं यहाँ पे गेट 39 पे थी, वहाँ पे उन्होंने पैनल पे मुझे वीडियो कॉल किया। बोला मैम ये आपका पावर बैंक ये हम डिस्पोज कर दे रहे हैं और अब आपका बैग क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ओके, अब मैं जाऊँ, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बोलते हाँ हाँ मैम जाओ। फिर उन्होंने मेरी साइन ली, फिर मैं भागी फिर बट मैंने फ्लाइट मिस नहीं हुई, फ्लाइट में बैठी मस्त, बोली चलो अब सही हो गया, पहुंच जाऊंगी बैंगलोर, सामान भी सही हो गया। बैंगलोर आई, वहां पे लगेज कलेक्ट करने गई, सबका लगेज आ गया, मेरा लगेज आया ही नहीं। फिर मैं फिर से काउंटर पे गई, वहां पे उनको बोला मेरा लगेज क्यों नहीं आया। बोलते मैम आपका लगेज वही रह गया। मैंने बोला वही क्यों रह गया, सारा सिक्योरिटी चेक हो गया था, उसमें जो मिला था वो भी आपने निकाल लिया, अब तो दो मेरा बैग। तो दे आर लाइक नहीं मैम, उन्होंने आपका बैग में से वो डिस्पोज कर दिया पावर बैंक, लेकिन वो बैग जब तक फ्लाइट तक पहुंचाते तब तक फ्लाइट का निकलने का टाइम हो गया था, तो इसीलिए अब आपकी बैग नहीं आ पाई, आपकी बैग उधर ही रह गई है और अब आपकी बैग आएगी अगले फ्लाइट से। सोचो। और फिर मैं बिना बैग के आ गई हूँ वापस। ऐसे मैं करने जाती हूँ एक चीज, मेरे हाइपर एक्टिव नेचर में हो जाती है दूसरी चीज। सो जो तुम लोगों को मैं बोलती हूँ ना, आई एम वेरी एक्टिव, मैं बहुत एक्साइटमेंट में चीजें करती हूँ, तो यहाँ पे वही केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू आर हाईली एनर्जेटिक, व्हेन यू हैव हाई एनर्जी यू आर अनस्टेबल। बहुत एनर्जी हो तो आप अनस्टेबल रहते हो, कम एनर्जी हो तो आप स्टेबल रहते हो। बहुत इतना रोई हूँ मैम, मेरा बैग गया, मेरा सामान गया, सब गया, और कुछ नहीं गया, कल आ जाएगा बैग। This was the whole story. Coming to the last question. Okay, isomorphism and polymorphism का मैंने बोला था डेफिनेशन आ सकता है। अब what is isomorphism? तो iso का मतलब है same, morphism का मतलब है they will have the same structure. Morphism, बायो वाले बच्चों को पता होगा, morphism का मतलब है morphology, morphology मतलब structure। अब iso मतलब same, morphism मतलब morphology यानी structure। So, 2-3 सब्सटेंसेस होंगे, अब वो 2-3 सब्सटेंसेस जो होंगे दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे अभी NaF है और MgO है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा। आइसो स्टैंड्स फॉर सेम। सो 2-3 अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे लेकिन वो दिखने में बिल्कुल एक बराबर होंगे। 2 or more substances having same crystal structure are said to be isomorphism। और यहाँ पे जो एटम्स का रेशियो है वो भी सेम है, जैसे सोडियम का एक है, फ्लोरीन का एक है, Mg का एक है, ऑक्सीजन का एक है, तो ये दोनों हुए आइसोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है आइसो इज सेम एंड मॉर्फिज्म का मतलब है दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। देन वी कम टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर होगा तो आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन मल्टीपल अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। A single substance which exists in 2 or more crystalline forms is called as polymorphism। और ये कब बनता है? It is formed under different condition। टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम किया तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। सो व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? अगर एक ही टाइप का स्ट्रक्चर हो, 2 or more substances having the same crystal structure, उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर ऐसा सब्सटेंस हो, सिंगल सब्सटेंस जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अ सिंगल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन 2 or more crystalline forms। डन। अब ये चैप्टर में से आईएमपी तो मैंने सब कुछ बता दिया है, बट फिर से बताती हूँ। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड या आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का डिफरेंस, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डिफरेंस, आयोनिक कोवैलेंट सॉलिड्स का डिफरेंस या आयोनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का डिफरेंस, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफेक्ट्स का तो पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, हमने वो सब देखे, वो डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेंसिटी का जो मैंने डेरिवेशन लिया वो इंपॉर्टेंट है।
डेंसिटी के डेरिवेशन के बाद डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जो है, इन तीनों के डेफिनेशन विथ योर एग्जाम्पल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आ सकता है न्यूमेरिकल, फिर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालते आनी चाहिए, मैंने तो बीसीसी की सिखाई है, लेकिन आपको आना चाहिए प्रिमिटिव का भी और एफसीसी का भी। प्रिमिटिव का है 52, बीसीसी का है 68 और एफसीसी का है 74। ठीक है, अगर आपने अभी तक वन शॉट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये था पीवाईक्यू ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी ऐसे ही पीवाईक्यूज में सारे चैप्टर्स के लेकर आने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट दिस नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट चैप्टर आपको प्रायोरिटी पे कौन सा चाहिए बताना, मैं तो सारे लेने वाली हूँ, लेकिन आपके कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में जो भी लगने वाला है आप कमेंट करके बताओ, मैं वो सीक्वेंस में लूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।